नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। तो हम लोग लीगल मेथड्स की एक सीरीज़ लेकर के चल रहे थे जहां हम लोगों ने अलग-अलग टॉपिक्स को कवर करा था। हम लोगों ने बात करी थी कि लॉ क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा था कि अलग-अलग थिंकर्स ने लॉ को किस तरीके से डिफ़ाइन करा है। फिर हम लोगों ने देखा था कि आर्टिकल 13 के अंदर लॉ को किस तरीके से डिफ़ाइन करा गया है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि लॉ के फंक्शंस क्या हैं, फिर हम लोगों ने लॉ, जस्टिस एंड मोरालिटी को कंपेयर करा था। ठीक है, आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ के बारे पर कि हम लोग लॉ को क्लासिफाई किस तरीके से करे हैं और जब हम लोगों ने लॉ को क्लासिफाई करा है तो उसकी नीड क्या थी और थिंकर्स ने लॉ को किस तरीके से क्लासिफाई करा है। हम लोग इस वीडियो पर इन चीज़ों को डिटेल पर समझेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दोगे बाय पॉजिंग दिस वीडियो एंड कमेंटिंग ऑन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो माय क्वेश्चन इज कि व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई थिंग्स। अगर आप देखो, हम ह्यूमंस ने हर चीज़ को क्लासिफाई करा है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, एनिमल्स में भी ह्यूमंस में भी मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स और जेंडर्स में भी अलग अलग जेंडर्स निकाल करके दे दिए। उसके अलावा अगर हम बात करें एनिमल्स की तो डॉग्स, कैट्स, लायंस, टाइगर्स, कार्निवोर, हर्बीवोर, ओमनीवोर। अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी साइंसेस की अगर बात करते हैं तो इवन अगर हम कोई स्पेसिफिक साइंस की बात करते हैं, जैसे केमिस्ट्री की बात करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी, है ना। हम लोगों ने हर चीज़ को क्लासिफाई करके रखा है। वाई? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, हम क्लासिफाई करते क्यों हैं। तो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पर दो। वाई डू वी क्लासिफाई थिंग्स? आई होप कि आप लोगों ने पॉज करके आंसर दे दिया हो। तो हम लोग चीज़ों को क्लासिफाई इसलिए करते हैं कि हम लोग उन चीज़ों को ईजिली समझ सकें। अगर मैं बात करूँ लॉ की, लॉ बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। लॉ अपने एम्बिट पर हर चीज़ को लेकर घूमता है। अगर आप बात करो एक छोटी सी चीज़ की, अगर आप बाहर जा कर के दुकान से चिप्स का पैकेट खरीदते हो, कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप जा कर के सेब का एक सेब उठा कर खा लेते हो बिना पे करे हुए, क्राइम। ठीक है, वैसे ही अगर आप इंडिया से बाहर किसी कंट्री पर जाते हो विदाउट यूजिंग हैविंग अ पासपोर्ट और अ वीज़ा, इंटरनेशनल ऑफेंसेस, पासपोर्ट एक्ट। अगर आप कोई साइंस बैकग्राउंड से हो, अगर आप कोई साइंटिस्ट हो या लेट अस से कोई इंजीनियर हो, कोई डिस्कवरर हो, इन्वेंटर हो, आप कोई चीज़ बना देते हो, नहीं, पेटेंट्स, अगेन अ पार्ट ऑफ लॉ। तो जब भी आप बात कर रहे हो कोई भी चीज़ की, लॉ अपना पेरीफेरी वहाँ घुमा करके रख दे रहा है, क्योंकि लॉ हर चीज़ को गवर्न करता है। अब इतना वास्ट लॉ को अगर आप समझना शुरू करोगे तो समझ में कैसे आएगा। अगर मैं एग्जांपल देकर के बात करूं, देखो, एक चीज़ दो क्राइटेरिया के अंदर आ सकती है। अगर मैं बात करूं लायन की, लायन क्या है? एक एनिमल है और एक कार्निवोर एनिमल है। ठीक है, हमने डिस्टिंक्शन कर दिया, एनिमल, कार्निवोर। वैसे ही डियर, एनिमल, हर्बीवोर। वैसे ही अगर हम बात करें लॉ की, लॉ के अंदर भी हो सकता है कि एक चीज़ अलग अलग हेड के अंदर फॉल कर रही हो। डेफेमेशन सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है। सिविल डेफेमेशन होगा तो कंपनसेशन, क्रिमिनल डेफेमेशन होगा पेनल्टी, पनिशमेंट। तो क्यों हम लोग लॉ को क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं? हम लोगों की नीड क्या है कि हम लोग इन चीज़ों को अलग अलग कंडीशंस पर आकर के क्लासिफाई करें? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि हम क्लासिफाई चीज़ों को इसलिए करते हैं कि हम उन चीज़ों को ईजिली समझ सकें। तो लॉ को हम ईजिली समझ सकें, इसलिए हमने लॉ को भी अलग अलग क्राइटेरियाज पर क्लासिफाई कर रखा है। तो अगर हम बात करें कि लॉ की, हमने अगर बेसिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम लॉ को अलग अलग कैटेगरी पर क्लासिफाई कर सकते हैं। म्यूनिसिपल लॉ, इंटरनेशनल लॉ। अब ये क्या होता है? म्यूनिसिपल लॉ मतलब आपका लोकल लॉ, जहां आप जिस देश के अंदर रहते हो उस देश का लॉ। इंटरनेशनल लॉ, ऐसा लॉ जो इंटरनेशनली गवर्न हो रहा हो। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ अगर म्यूनिसिपल लॉ का मैं आपको, तो आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, जितने भी आपके लॉज हैं वो म्यूनिसिपल लॉ हैं। अगर आप बात करो यूएस की एसओएक्स एक्ट, स्टैट्यूट ऑफ फ्रॉड्स, ठीक है, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब यूएस के म्यूनिसिपल लॉ हैं। वैसे ही इंग्लैंड के अपने अपने लॉज हैं, सेक्सुअल हेरेसमेंट एक्ट, वहाँ अलग अलग एक्ट्स की तरफ निकल के गया है, क्योंकि कॉमन लॉ कंट्री है तो उनके अलग अलग चीज़ों के अलग अलग एक्ट्स हैं। ठीक है, तो जब हम लोग बात कर रहे हैं इतने ज़्यादा एक्ट्स के बारे पर,
तो वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई दीज लॉज? अगर हम बात करें म्यूनिसिपल लॉ की, तो हर कंट्री का अपना म्यूनिसिपल लॉ है, बट यूएस का लॉ इंडिया पर बाइंडिंग नहीं होगा। अब अगर मैं कहता हूँ कि आईपीसी के अंदर, सपोज एग्जांपल देकर बताता हूँ, अगर आप बात करो पोर्नोग्राफी की, इंडिया के अंदर पोर्नोग्राफी के बहुत सारे टिपिकल लॉज हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर आईपीसी है, फिर ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के ऊपर एक लॉ है, मैं नाम भूल गया उस एक्ट का, डेरोगेटरी ऑब्सीन के ऊपर कोई वो है, आई फॉरगॉट द नेम, आईटी एक्ट। उसके अलावा 4-5 लॉज और हैं जो बात करते हैं इस पोर्नोग्राफिक चीज़ के ऊपर, जो आपकी ओटीटीज के ऊपर अगर कभी कोई मूवी निकल करके आती है, उसका सर्कुलेशन सब बैंड है इंडिया के अंदर, बट यूएस के अंदर, यूके के अंदर, यूएस के अंदर वो चीज़ अलाउड है। तो ये तो नहीं कह सकते हो कि आप कि यूएस में अलाउड है इसलिए इंडिया में भी आप वो काम करो तो इंडिया में यूएस का लॉ अप्लाई कर दो, नहीं। बट इसलिए ये म्यूनिसिपल लॉ है। इंटरनेशनल लॉ क्या होता है? इंटरनेशनल लॉ वो लॉ होता है जो बात करता है इंटरनेशनल बॉडी के कैसे काम होंगे, यूएन कैसे काम करेगा, जिनेवा कन्वेंशन क्या बोलती है, रेफ्यूजीज कन्वेंशन क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो जो ये इंटरनेशनल आपकी ट्रीटीज वगैरह हैं, इसको जो डील अपॉन करता है वो इंटरनेशनल लॉ है। अब सपोज कोई कंट्री ने किसी के ऊपर अटैक कर दिया, तो बाकी कंट्रीज कैसे एक्ट अपॉन करेगी? इंटरनेशनल लॉ। अगर कैप्चर कर दिया, कोई कंट्री ने अटैक करा, उसके अगेंस्ट जाकर एक कंट्री ने दूसरी कंट्री से, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक करा, यूक्रेन ने रशिया पर वापस अटैक करना शुरू कर दिया, तो कितना यूक्रेन अटैक कर सकता है रशिया के ऊपर? और अगर अटैक करके कोई चीज़ कैप्चर करेगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो वो सब इंटरनेशनल लॉ का एम्बेट में निकल करके आता है, क्योंकि ये अब अलग अलग स्टेट्स को गवर्न कर रहा है। फिर हम बात करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ। अब लॉ दो टाइप के हो सकते हैं, पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ क्या है? क्रिमिनल लॉ। जैसे अगर आप कोई क्राइम कर दो तो आप पूरे पब्लिक को अफेक्ट करते हो, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, आपने करप्शन कर दिया, पैसे लेकर के भाग गए, नीरव मोदी बन गए या विजय माल्या बन के पैसे लेकर के भाग गए, तो पूरे पब्लिक अफेक्ट हो रही है, पब्लिक लॉ। प्राइवेट लॉ क्या है? दो इंडिविजुअल्स हैं, डाइवोर्स का मैटर है, अब दो लोग डाइवोर्स ले रहे हैं, उसमें मुझे मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्राइवेट लॉ। तो लॉ को हम वहाँ भी क्लासीफाई कर सकते हैं, कुछ लॉ पब्लिक हो सकते हैं, कुछ लॉ प्राइवेट हो सकते हैं, ठीक है। सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ, या लॉ सब्सटेंटिव होगा या प्रोसीजरल होगा। सब्सटेंटिव मतलब क्या होता है? आपका आईपीसी, आपका कॉन्ट्रैक्ट, ये सब सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट है, क्योंकि ये सब्सटेंस दे रखा है। लॉ क्या है बताया है। जो आपका प्रोसीजरल लॉ होता है वो बताता है कि कैसा प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, अगर ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, आप कहाँ केस फाइल करोगे, आप किस कोर्ट पर जाओगे केस लेकर के। अगर आपका मामला 2 लाख से ऊपर का है, 10 लाख से ऊपर का है, करोड़ से ऊपर का है, आप किस कोर्ट पर जाकर अप्रोच करोगे, एक प्रोसीजर बता रखा है। अगर आपका अरेस्ट हो जाएगा तो आपके साथ क्या होगा? क्या आपको डंडे मारे जाएंगे? क्या आपको बंद रखा जाएगा ज़िंदगी भर के लिए? क्या आपको कोर्ट के आगे लाकर पेश करा जाएगा? क्या करा जाएगा? ये जो पार्ट है ये एक प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ। फिर आप बात कर सकते हो सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ की। जो हम बात कर रहे थे कि जितने भी आपके एक्ट हैं, जो भी आपके लॉज हैं, जो सिविल, आप जहाँ आपको सिर्फ कंपनसेशन मिल सकता है, आपको पैसे मिल सकते हैं उस चीज़ के बदले, आपको डैमेजेस मिल सकते हैं, सिविल लॉ। वहीं पर को अगर आप बात करो कि पनिशमेंट देने की, क्रिमिनल लॉ, क्योंकि आपने अब एक सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम कर दिया है, एक बहुत बड़ा अपराध आपने कमिट कर दिया है, तो क्रिमिनल लॉ, ठीक है। तो हम लोगों ने लॉ को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक और क्लासिफिकेशन हो सकता है कॉमन लॉ, सिविल लॉ। अगर आप बात करो, दो टाइप की कंट्रीज हैं, कॉमन लॉ कंट्रीज एंड सिविल लॉ कंट्रीज। अब कॉमन लॉ कंट्री क्या है? कॉमन लॉ कंट्री वो कंट्रीज के अंदर फॉल करती है जहाँ पर कोई यूके ने कभी ना कभी अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करी थी, क्योंकि यूके कॉमन लॉ कंट्री है, वहाँ का लॉ कॉमन लॉ है। अब कॉमन लॉ का मतलब क्या होता है? कॉमन लॉ वो लॉ होता है जो बेस्ड है इक्विटी, गुड कॉन्शियंस, ठीक है, एक प्रेसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड लॉ है। जजेस ने आपका लॉ बना रखा है, लॉर्ड्स ने आपका लॉ बना रखा है, उसको आपको फॉलो करना है। आप देखोगे कि इस सिचुएशन पर क्या चीज़ अप्लाई होनी है। सिविल लॉ क्या होता है? लॉ लिखा हुआ है, आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से आप लॉ को क्लासीफाई कर सकते हो, आपके सिलेबस पे इस तरीके से लॉ को डिफाइन कर रखा है। बट जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो हर किसी इंसान का अपना अपना खुद का क्लासिफिकेशन हो सकता है और उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग अपनी ईज के लिए क्लासीफाई कर रहे हैं। अगर आप इस बात को, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर शुरू पर दिया होगा, तो अगर आप उस आंसर को कंपेयर करोगे कि हमको लॉ को क्लासीफाई क्यों करना है, तो आपको एक आंसर मिलेगा कि हम लॉ को इस वजह से क्लासीफाई कर रहे हैं, राइट। आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो
जो क्लासिफिकेशन की बात यहाँ हो रही है वो क्या बात हो रही है कि आप लॉ को क्लासिफाई कर रहे हो, आप अपने हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर आप अपने हिसाब से क्लासिफाई करना शुरू कर दोगे लॉ को तो आपकी बात को मानेगा नहीं, क्योंकि ओनली प्रॉब्लम विद द सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम इज दैट कि अगर आप कोई नया कुछ करने की कोशिश करते हो तो यू आर टेकन डाउन, कि आप नया कुछ लेकर के मत आओ, जो दे रखा है उसको करो, उसको लिखो और पास हो। हमारा जो सिस्टम है एजुकेशन का वो चाहता है कि आप एक मार्क्स लेकर के पास हो जाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नया क्या करो, वो आपको कुछ सिखाने का काम नहीं कर रहे। क्लासिफिकेशन करना आपके हाथ पर है, आप लॉ को अपने हिसाब से क्लासीफाई ईजिली कर सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट आपके जो टीचर्स वगैरह होंगे वो उसको जब मार्क्स देने की बारी आएगी नहीं मार्क्स देंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या इम्पोर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है समझना कि अलग अलग जूरिस्ट्स ने लॉ को किस तरीके से डिफाइन कर रखा है। इसको समझने के लिए देखो हम अलग अलग जूरिस्ट्स की बात कर सकते हैं। हम लॉ को देखो, अगर मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन की, लॉ की क्लासिफिकेशन की, मैं कैसे क्लासीफाई कर सकता हूँ? बाय सोर्स। लॉ आ कहाँ से रहा है? इजिली क्लासिफिकेशन हो सकता है लॉ का बाय सोर्स, लेजिस्लेशन है, कस्टम है, प्रेसिडेंट है, या कोई और प्रैक्टिस है। आप सोर्स निकाल के दे सकते हो भगवान का बनाया हुआ लॉ है, क्योंकि पॉसिबल है ना। आप 100 सोर्स निकाल के दे सकते हो कि इसका सोर्स कहाँ से निकल करके आ रहा है, तो बाय सोर्स आप लॉ को क्लासीफाई कर सकते हो। बाय सब्जेक्ट मैटर क्लासीफाई कर सकते हो कि लॉ सिविल है, क्रिमिनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, कैसा लॉ है, सब्जेक्ट मैटर क्या है उस लॉ का, वो लॉ किस बात के ऊपर डील कर रहा है, वहाँ क्लासिफिकेशन हो सकता है। जूरिसडिक्शन के ऊपर क्लासिफिकेशन हो सकता है कि लॉ स्टेट के ऊपर फॉलो हो रहा है या पूरी कंट्री पर फॉलो हो रहा है। अगर आप इंडिया की बात करते हो, इंडिया फेडरल नेशन की तरह काम करता है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड क्वाज़ी फेडरल इंडिया। अब कारण क्या है, अगर आप बात करो इंडिया के कंसेप्ट के बारे पर, अगर सपोज करो कि आप दिल्ली पर हो या आप उत्तराखंड पर हो या उत्तर प्रदेश पर हो, उत्तर प्रदेश का जो लॉ है स्टेट लॉ, और जो दिल्ली का स्टेट लॉ है काफ़ी अलग अलग है। हो सकता है कि केरला का कोई स्टेट लॉ हो और उत्तर प्रदेश का स्टेट लॉ हो काफ़ी अलग अलग हो, दिल्ली का स्टेट लॉ काफ़ी अलग अलग हो। क्यों? क्योंकि जुरिस्डिक्शन अलग अलग है। बट वहीं पर को अगर इंडिया के लॉ की बात निकल करके कि जैसे आईपीसी है पूरे इंडिया पर फॉलो होता है, यूपी जमींदारी एबॉलिशन एक्ट सिर्फ यूपी पर फॉलो होता है, केरला का अपना एक्ट है तो केरला उससे गवर्न होगा, ठीक है। तो वो आपका अलग चीज़ निकल करके आ जाती है। अब जुरिस्डिक्शन के ऊपर लॉ को क्लासीफाई कर सकते हो। फिर आती है पर्पस की बात कि लॉ का पर्पस क्या है। सोसाइटी को रेगुलेट करना है, किसी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, कोई डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, वहाँ आप क्लासीफाई कर सकते हो। आर्बिट्रेशन एक्ट, मीडिएशन एक्ट, राइट टू प्राइवेसी है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, या आप कहीं आप किसी को राइट दे रहे हो, कहीं आप राइट कर्टेल कर रहे हो, कहीं आप रेगुलेट कर रहे हो, कहीं आप डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रहे हो। आप देखो अलग अलग तरीके से लॉ को क्लासीफाई कर सकते हो, आपके हाथ पर है कि आप लॉ को किस तरीके से क्लासीफाई कर रहे हो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। बट मैंने आपसे क्या कहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इन चीज़ों को नहीं मानता। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो हो रखा है वो आप लिखो तब आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। उनको केस लॉ चाहिए, उनको फिर अलग अलग थिंकर्स के ओपिनियन चाहिए, उनको आपका ओपिनियन नहीं चाहिए, जहाँ तक है। बट जब भी आप आंसर्स को लिखो, एक अच्छी प्रैक्टिस ये रहती है कि आप आंसर्स को लिखो, आप जो थिंकर्स हैं उनकी थिंकिंग के बारे में बताओ, और फिर आप अपने बारे में बताओ कि आपको इस चीज़ के बारे पर ये लगता है। दैट इज़ द प्रैक्टिस दैट आई हैव बीन फॉलोइंग थ्रू आउट माई एलएलबी। मैंने अपनी एलएलबी पर यही काम पूरा करा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अलग अलग थिंकर्स ने लॉ को किस तरीके से डिफाइन कर रखा है। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं जेरेमी बेंथम का। तो सर जेरेमी बेंथम ने क्या बोला, बेंथम ने कहा कि लॉ दो टाइप का होता है, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। उन्होंने लॉ को दो कैटेगरी पे डिवाइड कर दिया, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। अब सब्सटेंटिव लॉ क्या बोला, सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ है जो बात करता है आपके राइट्स और आपकी ड्यूटीज क्या क्या होंगी। सब्सटेंटिव लॉ इज वन विच डील्स विथ योर राइट्स एंड योर ड्यूटीज। ये है आपका बेंथम की डेफिनेशन ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। फिर आता है प्रोसीजरल लॉ, जो बात करता है कि आप इन राइट्स और इन ड्यूटीज को कैसे इन्फोर्स करोगे, आप कहाँ जाओगे इन्फोर्स करने के लिए, आप कैसे इन्फोर्स करोगे। आप नोटिस, आप कोर्ट पर जा करके अपना ग्रीवांस रखोगे, फिर दूसरी पार्टी को नोटिस सर्व करोगे, उसका रिप्लाई आएगा, अगर वो उस ग्रीवांस को ख़त्म कर दे, काम ख़त्म नहीं करे तो आप कोर्ट जाओगे, फिर कोर्ट उसको जजमेंट सुनाएगा, फिर डिक्री निकल करके आएगी। जो तरीका फॉलो होगा दैट इज़ योर प्रोसीजरल लॉ एज पर जेरेमी बेंथम, ठीक है।
फिर आते हैं जॉन ऑस्टिन की बात करते हैं। अब ऑस्टिन ने क्या कहा था? ऑस्टिन ने बात करी है बेसिकली, जो दो के दो लोग हैं, बात ऑस्टिन का जो बेसिक कंसेप्ट निकल करके आता है, बोल सकते हो कि वो बात करते हैं कमांड की और कस्टम की। एक है कमांड ऑफ सोवरीन, जो ऑस्टिन की डेफिनेशन हम पढ़ते हुए आए हैं, लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरीन। तो सोवरीन ने जो बोला, अगर सैंक्शन से बैक्ड है दैट इज लॉ, बात खत्म। दूसरा, जो कस्टमरी लॉ है, लोगों ने बना दिया आपस पर, और सोसाइटी के प्रेशर पर वो काम होते हुए निकल करके आ रहा है। जैसे अगर आप देखोगे लिव इन रिलेशनशिप को अब जा करके मान्यता मिली है, बट पहले अगर कोई लिव इन में आता था तो प्रॉब्लमेटिक था। प्री मैरिटल सेक्स की बात कर लो, प्रॉब्लमेटिक अगेन, ठीक है। तो जितनी चीज़ें निकल करके आ रही हैं, मर्डर, अपनी इंटरकास्ट मैरिज, डाउरी, जो कस्टम्स निकल करके आए, ये लॉ बन गए। वाई? क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर था, आप डाउरी नहीं लोगे दिक्कत, लोगे। अब सोसाइटी क्या कर रही है, कस्टम क्या बना रही है, वो मैटर करता था। तो ऑस्टिन ने क्या बोला? ऑस्टिन ने कहा जो कमांड ऑफ सोवरीन है, जो कमांड लॉ है, वो तो लॉ है, बट कस्टमरी लॉ लॉ नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये सिर्फ एक पॉजिटिव मोरालिटी है। इवन इंटरनेशनल लॉ को ऑस्टिन ने बोला इट इज़ अ पॉजिटिव मोरालिटी। एक बात और अगर करें तो एक क्लासिफिकेशन लॉ का और करा है ऑस्टिन ने, लॉ एज इट इज, लॉ एज इट ऑट टू बी। लॉ एज इट इज मतलब क्या? जो लॉ बना करके दे दिया सोवरीन ने, वो लॉ एज इट इज है। जो लॉ है वो लॉ है, लॉ एज इट इज। जो लॉ बन गया वो लॉ है, खत्म बात, इसको फॉलो करो। दूसरा, लॉ एज इट ऑट टू बी, ये एक एकेडमिक डिस्कोर्स का बात है, आप डिस्कस करो लॉ क्या होना चाहिए, बट घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो लॉ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कोई सोवरीन ने लॉ बनाकर दे दिया, लॉ बहुत खराब बनाकर दे दिया कि अब घर से बाहर 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते, ये लॉ बना दिया, तो ये लॉ है, दैट इज लॉ। बट अगर आप बोलो गलत है सही है, लॉ ऐसा 8 बजे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो फर्क नहीं पड़ता, दैट इज नॉट लॉ, दैट इज लॉ एज इट ऑट टू बी। तो लॉ एज इट ऑट टू बी में कस्टम्स और मोरालिटी, ये सब चीज़ें गवर्न हो जाती हैं, तो दैट इज वाई दिस इज नॉट लॉ, ठीक है। तो ऑस्टिन ने कहा कि लॉ एज इट इज एंड लॉ एज इट ऑट टू बी, दो क्लासिफिकेशन करें, लॉ एज इट इज लॉ, लॉ एज इट ऑट टू बी इज नॉट अ लॉ, ठीक है। फिर हम बात कर सकते हैं हेंस कैल्सन की। तो हेंस कैल्सन ने बात करी है रूल्स की। हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी कैल्सन की, तो उन्होंने बात करी है रूल्स की, प्राइमरी रूल, सेकेंडरी रूल, टर्शियरी रूल। तो प्राइमरी रूल क्या है? ऐसे रूल्स जो ड्यूटी इम्पोज करते हैं। सेकेंडरी रूल क्या है? जो इन ड्यूटीज़ को रेगुलेट करते हैं और इन प्राइमरी रूल्स का इन्फोर्समेंट कराते हैं। दैट इज योर कैल्सन की डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज, प्राइमरी लॉ एंड सेकेंडरी रूल्स। तो एक्चुअली हार्ट की डेफिनेशन पर आ जाओ, सेम बात हार्ट भी करते हुए निकल करके आते हैं, ठीक है। तो आप लॉ को किस तरीके से गवर्न कर रहे हो, कैसे क्लासीफाई कर रहे हो, वो आपके हाथ पर है। बट जब हम बात करते हैं लॉ के क्लासिफिकेशन की, तो सर सेलमन ने लॉ को काफ़ी अच्छे तरीके से क्लासीफाई करा है। एक बहुत ज़्यादा यू कैन से इट वास्ट डेफिनेशन दे रखी है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ के बारे पर, कि लॉ को किस तरीके से क्लासीफाई करा गया है। तो वो बोलते हैं कि लॉ को आप अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो। जैसे इंपेरेटिव लॉ, जो कमांड ऑफ सोवरीन की आपने बात करी थी, इंपेरेटिव लॉ। इंपेरेटिव लॉ क्या होता है? इंपेरेटिव लॉ वो लॉ होता है जहाँ पर को आप बात करते हो किसी पब्लिक अथॉरिटी ने, गवर्नमेंट ने, सोवरीन ने लॉ बना करके दे दिया और आपको अब उस लॉ को कंप्लीटली फॉलो करना है, दैट इज योर इंपेरेटिव लॉ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि इट कुड बी ए फिजिकल और साइंटिफिक लॉ, पॉसिबल है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो तो लॉ है, आप कोई चीज़ ऊपर फेंको नीचे गिर करके आएगी, दैट इज अ लॉ। तो सलमान ने कहा कि वो भी लॉ है, दैट इज योर इंपेरेटिव लॉ, ठीक है। सलमान ने उसकी बात कर दी कि वो आपका फिजिकल साइंटिफिक लॉ है। फिर हो सकता है नेचुरल या मॉरल लॉ, कि किसी को मारना नहीं है, या जंगल पर शेर किसी को मारे तो वो नेचुरल है ना। नेचुरल डेथ किसी की हो जाए, आप किसी के ऊपर कुछ गिर जाए, या आप जंगल पर हो और एक महीने से जंगल पर बंद बैठे हो, तो भूखे हो, एक केव के अंदर जाकर के आप बंद हो गए, तो उस केस पर क्या होगा कि कोई एक केस है, एक्सप्लोरेंस एंड एक्सप्लोरर्स का, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बहुत प्यारा एक आर्टिकल या राइटअप है कह सकते हो, बहुत अच्छा एक लीगल डिस्कशन है, उसको आप देख सकते हो। क्योंकि इस केस पर क्या होता है, कुछ लोग गुफा पर बंद हो जाते हैं और बाद में एक एक करके खुद को खाना शुरू कर देते हैं, तो दैट इज़ अ नेचुरल लॉ, ठीक है, वहाँ क्लासीफाई कर सकते हो। तो बेसिकली भगवान की द्वारा बनाए गए जितने लॉज हैं, जो आप वो करते हो वो लॉ हो सकता है। फिर आता है आपका कन्वेंशनल लॉ।
कन्वेंशंस, इंटरनेशनल कन्वेंशंस। अगर आपने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखी हो, जब जैक स्पैरो लैंड करता है शिप को अपने फर्स्ट मूवी पर और जाकर के सिक्का टॉस करता है शिप को ध्यान रखने के लिए, कस्टम कन्वेंशन है एक कि आपको ये करना है। जिनेवा कन्वेंशन, अगर आप किसी कंट्री पर अटैक करते हो तो आप बिजनेस को कैसे ट्रीट करोगे, कन्वेंशंस अगेन। ठीक है, तो कन्वेंशनल लॉ। फिर आता है आपका कस्टमरी लॉ। आपकी जितने रीति रिवाज हो गए, शादी 7 फेरे लेकर के होगी, या चर्च के आगे एक फादर के सामने होगी, या आपका निकाह होगा, वो आपके जितने भी कस्टम्स हैं, कस्टमरी लॉ। फिर आता है आपका प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉ। टेक्निकल, ये आपको चीज़ों कैसे समझते हो, आपका हेल्थ क्या है, वॉशरूम से आकर के हाथ धोना, खाने से पहले हाथ धोना, टेक्निकल चीज़ें हैं ना, कि आप हाथ नहीं धोगे कोई बीमार पड़ जाएगा, दैट इज़ अ लॉ। अब ये सैलमन का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ कि आपस में जो नेशन स्टेट्स हैं वो कैसे एक दूसरे को गवर्न करें, इंटरनेशनल लॉ। फिर आता है प्राइज लॉ कि अगर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर अटैक कर दे और उसको कैप्चर कर ले तो वहाँ का जो रिसोर्सेज होंगी उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कैसे आप किसी और को ट्रीट करोगे, कैसे आप क्या रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, क्या आप करोगे, प्राइज लॉ। सिविल लॉ कि एक देश के अंदर लॉ कैसे फॉलो अपॉन हो रहा है, भले वो क्रिमिनल हो या सिविल हो, मतलब आईपीसी हो या कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी लॉ, सिविल लॉ, क्योंकि एक सिविल सोसाइटी को रेगुलेट करने वाला लॉ है। तो सैलमन ने लॉ को इन स्टेप्स पे 9 स्टेप्स पे क्लासिफाई करके दिया था। इंपेरेटिव लॉ, साइंटिफिक लॉ, मॉरल लॉ, कन्वेंशनल लॉ, कस्टमरी लॉ, टेक्निकल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, प्राइज लॉ, सिविल लॉ। फिर हम आते हैं हमने बात की थी ऑस्टिन की, लॉ एज इट इज, लॉ एज ऑट टू बी। फिर आते हैं हम हॉलैंड की क्लासिफिकेशन पर। तो हॉलैंड ने भी लॉ को क्लासिफाई कर रखा है इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट। पहला उन्होंने दे रखा है पब्लिक एंड प्राइवेट, जनरल, स्पेशल, सब्सटेंटिव, प्रोसीजरल, एंटीसीडेंट एंड रेमेडियल लॉ, और लॉ इन रेम, लॉ इन पर्सोना। तो इनको भी हम लास्ट में एक बार समझ लेते हैं, काफ़ी है आपका एक आंसर फ्रेम करने के लिए। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं हॉलैंड की क्लासिफिकेशन की, पहला क्लासिफिकेशन बोल रखा है प्राइवेट एंड पब्लिक लॉ। तो क्या है, व्हाट इज पब्लिक लॉ, व्हाट इज प्राइवेट लॉ? तो जब हम बात करते हैं किसी भी लॉ की जो आपस में सिर्फ 2 लोगों को गवर्न कर रहा है, दैट इज योर प्राइवेट लॉ। अब प्राइवेट लॉ म्यूनिसिपल भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है। लेट अस से मैं इंडिया पर हूँ, मैं यूएस जाता हूँ, शादी कर लेता हूँ, इंडिया वापस आ जाता हूँ, और इंडिया करके फिर शादी कर लेता हूँ। मैंने क्या करा, मैं इंडिया से यूएस गया, शादी करी, इंडिया आया, फिर शादी कर ली। तो अब मेरी पत्नी मेरे ऊपर जो केस करेगी यूएस वाली, वो क्या करेगी, कहाँ केस करेगी? बिकॉज मैं इंडिया पर हूँ, मेरी पत्नी इंडिया पर भी है ऑलरेडी, तो यूएस में क्या होगा, इंटरनेशनल प्राइवेट लॉ। वैसे ही अगर आप बात करो तो पैसा लेकर के भाग जाए, उसको बाहर बुला, वापस इंडिया बुलाना है ना, एक्सपीडिशन ट्रीटीज होती हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी बाहर चले के जाकर भाग गए, पूरी पब्लिक अफेक्ट है, पब्लिक लॉ। आपका कॉन्स्टिट्यूशन से जितना काम गवर्न होगा, सॉरी अबाउट दैट, थोड़ी तबीयत खराब सी है तो आवाज़ सही निकल के नहीं आ रही है। पब्लिक लॉ, वैसे ही आपका जनरल और स्पेशल लॉ निकल करके आ सकता है। तो जितने भी आपके लॉज, जितने आपके इवेंट्स कंट्री के अंदर होते हैं, सब जनरल लॉ है। जैसे आपका आईपीसी है, आपका सीआरपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सब जनरल लॉ है, क्योंकि एक जनरल बात कर दी, ऐसा होगा तो ऐसा करो, दैट्स इट, दैट इज योर जनरल लॉ। अगर आप कोई इंसान रेप करेगा उसको 20 साल की पनिशमेंट मिलेगी, आईपीसी। बट वहीं पर को अगर आप बात करो, अगर ये बच्चे के साथ हो जाए, पॉक्सो आ जाएगा। पॉक्सो इज अ स्पेशल लॉ। जनरल लॉ क्या बोल रहा है, रेप करना क्राइम है। पॉक्सो क्या बोल रहा है, बच्चे के साथ रेप करना भी क्राइम है। अब वो तो आपका हो गया कि जनरल लॉ कवर कर रहा था, दिक्कत क्या, क्यों हमको स्पेशल लॉ चाहिए? आपको स्पेशल लॉ इसलिए चाहिए कि अगर जनरल लॉ होगा तो स्पेशल लॉ इसको ज़्यादा अच्छा डिफाइन कर सकता है। अब रेप की पनिशमेंट 20 साल की है, अगर कोई इंसान किसी मेजर के साथ रेप करे और बच्चे के साथ रेप करे, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, बहुत चीज़ों का डिफरेंस निकल करके आता है। जब आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ोगे तो आप समझोगे, विक्टिमोलॉजी वगैरह आती है, वहाँ आप समझोगे कि डिफरेंस क्या निकल करके आता है, मेंटली क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या फिजिकल इफेक्ट पड़ता है, क्या ट्रॉमास पड़ते हैं, क्या क्या पड़ता है, वो चीज़ आप समझ पाओगे। तो पॉक्सो एक स्पेशल लॉ है। रेप
जनरल लॉ है, आईपीसी जनरल लॉ है। तो जब कभी ऐसा कन्फ्लिक्ट निकल निकल करके आता है जहाँ जनरल लॉ स्पेशल लॉ दोनों हो और आपको देखना हो कि दोनों से गवर्न हो रहा है बट दोनों आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, जनरल लॉ बोल रहा है ऐसा छोड़ दो, स्पेशल लॉ बोल रहा है जेल पर डालो, तो आप किसको फॉलो करोगे? जब भी ऐसी कंडीशन निकल करके आती है जहाँ पर कुछ जनरल लॉ और स्पेशल लॉ आपस में कन्फ्लिक्ट पर होते हैं, देन यू ऑलवेज फॉलो स्पेशल लॉ। ठीक है, आप जनरल लॉ को इग्नोर कर दोगे, हमेशा स्पेशल लॉ को फॉलो करोगे। जब जब भी कभी भी देखो, जब लॉ साइलेंट होगा, जब कोई चीज़ के ऊपर लॉ नहीं होगा, उस केस पर जनरल लॉ जहां आप एप्लीकेबल होगा, जितना एप्लीकेबल होगा आप एप्लीकेबल कर सकते हो। बट वहीं पर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस निकल करके आ रखा है तो आपको उस स्पेशल स्पेशल लॉ को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। आप जनरल लॉ को ना देखो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर आता है आपका सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल। हमने बात करी, सब्सटेंटिव लॉ बताता है आपके राइट्स, आपकी ड्यूटीज़ क्या है। प्रोसीजरल लॉ आपकी प्रोसेस बताता है कि आपको कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, फिर आता है आपका एंटीसीडेंट एंड रेमेडियल लॉ। तो आ, वो जैसे आप बात करो कि कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाए तो आप क्या करोगे? डैमेज मांग लोगे, राइट? तो डैमेज मांगना क्या है? आप बेसिकली रेमेडी मांग रहे हो, उबी जस्ट इबी रेमेडियम, वे दिस अ राइट दिस अ रेमेडी। तो जितना भी कंसेप्ट यहाँ कवर हो जाएगा, ये आपका रेमेडियल लॉ है, क्योंकि आपको रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है। कोई इंसान मर्डर कर रहा है, जेल में बंद कर दो, रेमेडियल लॉ, राइट? क्योंकि आप रेमेडी प्रोवाइड कर रहे हो। आपको चोट लग गई, टॉर्च का केस निकल करके आ गया, आप कोई छड़ी घुमा रहा था, कोई कुछ फेंक दिया ऊपर से आपके ऊपर, आपका दिन खराब हो गया, आपका मीटिंग खराब हो गई, उस एक्ट की वजह से टॉर्च का सूट फाइल करोगे, आपको रेमेडी मिलेगी इन फॉर्म ऑफ डैमेजेस, रेमेडियल लॉ। बट वहीं पर को जब आप बिना किसी रेमेडी के उसको इन्फोर्स करने की बात करा दो, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट, मैं और आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट पर मैं कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दूं, तो अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर अगर कोई आप रिलीफ निकलवा लो, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवा लो, रेमेडियल लॉ, एंटीसीडेंट लॉ। ठीक है, तो जब कभी आप इंडिपेंडेंट इन्फोर्समेंट की बात करते हो विदाउट रेमेडीज, दैट इज एंटीसीडेंट लॉ। तो लास्ट क्लासिफिकेशन जो है वो है ये हो गया लॉ इन रैम, लॉ इन पर्सोनम। तो लॉ इन रैम एंड लॉ इन पर्सोनम क्या होता है? जब कभी आप लॉ को पब्लिक एट लार्ज के ऊपर अप्लाई कर दो, दैट इज योर लॉ इन रैम। बट वहीं पर को अगर आप लॉ को सिर्फ एक इंसान के ऊपर अप्लाई करो, दैट इज लॉ इन पर्सोनम। जब एक इंसान अफेक्ट हो रहा हो, लॉ इन पर्सोनम। जब पूरा समाज अफेक्ट हो रहा हो, लॉ इन रैम। ठीक है, एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। आपने सपोज लेट अस से कि आपने सुप्रीम कोर्ट पर केस करा कि मुझे पेंशन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपका केस देखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ चलो ठीक है इनको पेंशन दे दो, बट बाकी लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो आपका एक स्पेशल मैटर है कि आपने यहाँ काम किया था, ऐसे काम किया था, ये करा, तब आपको पेंशन मिलनी चाहिए। तो आपको पेंशन मिलेगी क्योंकि आपका मैटर स्पेसिफिक था, देन इट इज राइट इन पर्सोनम, लॉ इन पर्सोनम। बट वहीं पर को अगर आप बात करो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 377 एब्रोगेट कर दो, आर्टिकल 377 इज नो मोर, राइट इन पर्सोनम, राइट इन रैम, लॉ इन रैम, पूरा सोसाइटी के ऊपर एक ही बार पर वो लॉ लागू हो जाएगा, राइट? तो आप देख रहे हो कि अलग अलग जूरिस्ट्स ने अलग अलग तरीके से लॉ को क्लासिफाई करा है। मैंने आपको एक एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाकर दे दी है कि किस तरीके से अलग अलग जूरिस्ट्स ने लॉ को क्लासिफाई करा है। अब आप चाहो तो देखो, इसको यूज़ करके अपना खुद का आंसर फ्रेम करो और बताओ कि आपका क्लासिफिकेशन लॉ का क्या हो सकता है। स्टार्ट थिंकिंग, बिकॉज जब आप लॉ पढ़ रहे हो, लॉ क्या है? इट्स कॉमन सेंस। लॉ इज नथिंग बट अ सिस्टमेटाइज्ड कॉमन सेंस। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करो फिर से और अपना क्लासिफिकेशन लॉ कर दो कि आपको क्या लगता है कि लॉ को किस तरीके से क्लासिफाई करना चाहिए। कुछ लोगों ने सिर्फ लॉ को दो पार्ट में क्लासिफाई करा है, सब्सटेंटिव, प्रोसीजरल। लॉ एज इट इज, लॉ एज इट ऑट टू बी। ठीक है, ऑस्टिन और बेंथम की बात मैंने यहाँ पर को करी। कुछ लोगों ने लंबा चौड़ा लिस्ट दे दी है, सेलमेंट 9 क्लासिफिकेशन, हॉलैंड 5 क्लासिफिकेशन, केल्सन प्राइमरी रूल, सेकेंडरी रूल, टर्शियरी रूल, है ना? तो ये चीज़ निकल करके आई है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कोई क्वेश्चंस, डाउट, क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो।
अगर आपको मुझे इंडिपेंडेंटली रीच आउट करना है तो मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो है @द_विभूर तिवारी। अगली वीडियो पर हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे पर। आज के लिए बस इतना ही, हम जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ।